तो बच्चे लोग, क्लास 12 के टॉपिक्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज द सेकेंड चैप्टर, क्लास 12 का आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज solutions. The name of the chapter is solutions. Okay, it's not solutions to any questions that they've asked. It's solution. The name of the chapter itself is solutions. Now please pay attention very closely to what I'm saying, because this is going to be important for entrance point of view also and obviously board's point of view definitely. ठीक है, ध्यान से सुनो। solutions ये जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, पहली बात ये क्लास 12 का कौन सा है, सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। दूसरी चीज, ये चैप्टर डायरेक्टली रिलेटेड है टू द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मोल कॉन्सेप्ट। तो अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रिपेयर्ड है प्रॉपर, और आपको अच्छे से वो समझ में आया था, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा और बहुत ही आसानी से यू विल जस्ट ब्रीज थ्रू इट। सपोज अगर कहीं पर आपका मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा कच्चा है, तो इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंडिंग दैट। तो हम लोग आज जो टॉपिक्स की, आज जो बातों की डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें से काफ़ी कुछ हमारा ऑलरेडी जो मोल कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड होगा। तो पहले मैं आपको वो बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, वापस रिवाइज भी कराऊंगा। उसमें से अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी भी डाउट है, क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया, जो भी है, तो पहला फोकस हमारा उस पर रहेगा, उसको क्लियर करना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग बच्चों। यस, तो इन सारे टॉपिक्स को बहुत सीरियसली लेना है, बहुत अच्छे से करना है, एक भी लाइन, एक भी वर्ड यहाँ का वहाँ नहीं मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई सॉल्यूशंस का क्या फंडा है। ओके, सामने आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक दिख रही है, और जिसके आवाज़ हार्ड कॉपी है वो साथ में पेन पेंसिल जो भी है वो लेकर बैठो। जो जो चीज़ें मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाइन बाय लाइन मार्किंग कर रहा हूँ, आपको लाइन बाय लाइन मार्क करनी है। जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है, ये पूरा पीडीएफ आपके सामने अभी मैंने पूरा कॉपी किया ना, ये एज इट इज पीडीएफ में आपको अपलोड करके दूंगा, ठीक है। क्लास 11 के टॉपिक्स थोड़े बहुत कच्चे पक्के यहाँ वहाँ हुए होंगे मार्किंग्स में आपके, चलेगा, बट 12th के टॉपिक्स का फ्रॉम डे 1, ध्यान से सुन लो, फ्रॉम डे 1 हर एक चीज़ का आपको अप टू डेट पीडीएफ, अप टू डेट मार्किंग, आप सब कुछ रखना है। मैं आपके सामने अभी अलग से पीडीएफ बना के मार्क कर रहा हूँ, आपने भी मार्क करना है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है बच्चों, तो ये पीडीएफ मैं सीधा सीधा अपलोड करने वाला हूँ, आप हार्ड कॉपी खरीद कर उसमें मार्किंग कर लें। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। चलो, अब फंडा देखते हैं जरा कि भाई उन्होंने सबसे पहली चीज ये बोली कि यू आर फेमिलियर विद मिक्सचर्स। ये पहली लाइन है, यू आर फेमिलियर विद मिक्सचर्स। तो आप बोलोगे हाँ, वी आर फेमिलियर विद मिक्सचर्स, वी नो व्हाट मिक्सचर्स आर, वी नो दैट सब्सटेंसेस जनरली आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है। और सॉरी, substances are like classified into pure substances and mixtures, then pure substances are further classified as elements or compounds, and mixtures are another separate category itself altogether। मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या है, ये आप स्कूल में आपने पढ़ा होगा, कोई बता सकता है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक, बहुत बेसिक। आपको स्कूल में ये सिखाया गया कि एक कंपाउंड होता है और एक मिक्सचर होता है, दोनों में फर्क क्या है बच्चों? तो कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता है ना, चीजों का क्या होता है कंपाउंड में? फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। और मिक्सचर में क्या होता है? नो फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। You are getting that? Are you getting that? कंपाउंड में मटेरियल्स का क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं H2O बोलूँ तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ना, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 का रेशियो है। ऐसा आज मेरे को मन करे नहीं आज 2:2 वाला वाटर बनाऊंगा, तो तो H2O2 बन जाएगा ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पी नहीं सकता, मर जाऊंगा, है कि नहीं? तो यानी कि मैं कंपाउंड में रेशियो को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है बताओ? मिक्सचर में रेशियो चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर, है ना? तो जैसे बॉम्बे की एयर में थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा है, दिल्ली की एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है,
दोनों एयर ही है ना, दोनों मिक्सचर है, क्योंकि प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। तो मिक्सचर ये वर्ड का मतलब, मिक्सचर ये वर्ड का मतलब है कि विदाउट फिक्स प्रोपोर्शन अगर चीजों को मिक्स किया गया है तो उसको अपन मिक्सचर बोलते हैं, करेक्ट। तो मिक्सचर का मतलब ये पता चला कि भाई जिसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन ना हो, ये सिंपल भाषा, ठीक है। अब मिक्सचर के दो वैरायटी, मिक्सचर के दो वैरायटी कौन से देखो, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। एक क्या, पहला कौन सा है, होमोजीनस, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस। अब जिस एयर में आप सांस लेते हो उसमें आप देख के बता सकते हो कि अच्छा ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, ऐसा देख के बता सकते हो? कैन यू डिफरेंशिएट? नो, बिकॉज इट इज थरली मिक्स्ड विद ईच अदर। जब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं होमोजीनस, कौन सा वर्ड, होमोजीनस, ये वर्ड यूज करते हैं बच्चों अपन, इसका मतलब क्या होता है, दो चीजें या टू और मोर थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैव बीन कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस बोलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? जैसे नींबू पानी आप बनाते हो, जो फ्रेश लाइम जूस वगैरह आप जो बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, तो एक बार उसको मिक्स कर दिया तो उसके बाद आप उसमें बता सकते हो कि दिस पार्ट वाज लेमन एंड दिस पार्ट वाज वाटर। कैन यू डिफरेंशिएट लाइक दैट? टेल मी, yes or no? No, of course not. Sugar in water, once you dissolve sugar in water, can you then say अच्छा इसमें से ये रहा sugar, ये रहा water, देखो अलग किया? नहीं ना, unless you do a complex chemical process or something, you can't do it. So funda is homogeneous, मतलब कि जब आप दो अलग अलग चीजों को मिक्स करने के बाद उनको डिफरेंशिएट ना कर पाओ तो होमोजीनियस, और डिफरेंशिएट कर सको तो हेट्रोजीनियस। जैसे भेलपुरी में सिंगदाना अलग दिखता है, सेव अलग दिखता है कि नहीं? सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ ना, जहां पर दो फेजेस अलग अलग दिखे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, यू विल टेल मी व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज इट, ओके? ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? Heterogeneous. Why? Because you can see the two phases separately. So when I say heterogeneous, immediately आपको actually oil and water का mixture ही नहीं बनता, to be honest, वो immiscible है। But at least एक लाइन तो होती है ना जहाँ पे separation चालू होता है पानी का और ऑयल का, ये तो सबने देखा हुआ है ना, करेक्ट? तो ऐसे सोचना आपको, जो मिक्स हो जाए आसानी से, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए वो होमोजीनियस, जो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो वो हेट्रोजीनियस। एकदम सिंपल हो गया, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस और सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं भाई डिफाइन कैसे करते। अब केमिस्ट्री है, साइंस है, तो डिफाइन पूछेगा कि सॉल्यूशन समझ में तो आ गया, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है वो तो ठीक है, पर डिफाइन कैसे करना है? तो डेफिनेशन ध्यान से देख लेना और डेफिनेशन ध्यान से मार्क कर लेना बच्चों। वो वीडियो सही है, सबको क्लियरली सुनाई दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं? A solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. बहुत सिंपल, क्या बोला मैंने? होमोजीनस मिक्सचर। अच्छा, आपके दिमाग में और एक चीज बचपन से आपके दिमाग में ये डाली गई है कि सॉल्यूशन ये वर्ड सुनते ही आप सॉल्ट इन वाटर, नहीं तो शुगर इन वाटर, ऐसा कुछ सोचते हो, करेक्ट? मतलब आपके दिमाग में डिफॉल्ट सेटिंग क्या है सॉल्यूशन की? सॉलिड लिया, लिक्विड में घोल दिया, ये आपके दिमाग में डिफॉल्ट सेटिंग है ना सॉल्यूशन की? बोलो हाँ की ना, है ना? पर आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन बोला तो सॉलिड इन लिक्विड ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, 9 डिफरेंट टाइप्स वी आर गोइंग टू डू नाउ, ठीक है? ध्यान से देखो। तो डेफिनेशन सबको समझ में आ गया क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अभी टू और मोर बोला है, पर आपके सिलेबस में टू ही है। दो अलग अलग चीजें ली और मिला दी तो सॉल्यूशन बन गया। कैसे मिलाई? होमोजेनियस तरीके से मिलाई। यहां तक क्लियर? वो दो कौन सी चीजें थी जिनको मिलाया गया? सुनना ध्यान से। Which are the two parts of a solution? There is a solvent and there is a solute. क्या है? Solvent है और solute है। अब ध्यान से जरा देखना बच्चों, जब मैं बड़ा पेज ऐसे लंबा स्क्रॉल करूंगा ना तो हल्का सा लैग आएगा, वो उसके अलावा आपको लैग नहीं आने वाला, सो डोंट वरी। व्हेन आई डू अ लॉट ऑफ स्क्रॉलिंग, ऑब्वियसली
any system would lag for a millisecond or so, है ना. Now it is stable again. चलो अब फंडा देखना जरा, सॉल्वेंट और सोल्यूट में आपको कैसे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना. आप एग्जांपल ले लो, सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन. क्या एग्जांपल ले रहे हो बताओ? सॉल्ट इन वाटर टाइप का सॉल्यूशन. तो आप इसमें बिना कोई डेफिनेशन जाने बता सकते हो कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है. चलो बताओ, सोल्यूट कौन है इसमें, सॉल्ट और वाटर में से? नमक को पानी में डाला, ओके, हाउ मेनी से वाटर इज सोल्यूट? हु सेड वाटर इज सोल्यूट? यू वर एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, वाटर इज सॉल्वेंट. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. वाटर इज व्हाट? सॉल्वेंट. अपन बचपन से पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, याद है? तो वाटर सॉल्यूट कैसे होगा? सॉल्वेंट है ना. और सॉल्ट यहाँ पे क्या है मेरा? सॉल्यूट. अब बोलोगे ठीक है, ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल में हुआ ना, हमको कैसे पता चलेगा कि किसको सॉल्यूट बोलना है, किसको सॉल्वेंट बोलना है? तो आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ, प्योर शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ. देखो ध्यान में आ जाएगा, कभी भूलोगे. जो घुल गया, क्या हुआ? घुलना समझते हो? हिंदी में घुलना मतलब डिसॉल्व होना, इंग्लिश में. करेक्ट? इतनी हिंदी तो आती होगी आप लोगों को, आई होप, है ना. जो घुल गया वो सोल्यूट. समझ रहे हो? मतलब जो डिसॉल्व हो गया वो सोल्यूट. ये बात गई भेजे में. और जिसमें घुल गया वो सॉल्वेंट. कितना इजी. अब मुझे बताओ, नमक पानी में घुला या पानी नमक में घुला? बताओ. सॉल्ट इन वाटर में नमक पानी में घुल गया था ना, तो पानी, जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया, नमक है वो सोल्यूट हो गया. सिंपल, ऐसे याद रखना है. हिंदी में इसलिए लिखा बिकॉज अपने दिमाग में वो, जैसे हम कोई एग्जांपल में आपको दूंगा ना, तो आप उसको इजीली फिर अपने दिमाग में एनालाइज कर सकते हो. जैसे मैं आपको बोलूं, अच्छा शुगर इन वाटर, तो सोल्यूट कौन? शुगर इन वाटर. सोल्यूट कौन? शुगर. सॉल्वेंट कौन? वाटर. करेक्ट है. जैसे मैं बोलूं सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सोल्यूट कौन? सल्फर. सॉल्वेंट कौन? कार्बन डाइसल्फाइड. सिंपल हो गया ना. अच्छा, और एक एग्जांपल, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सॉल्यूट कौन? बेंजीन. सॉल्वेंट कौन? कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्लियर? ऑयल इन वाटर, सोल्यूट कौन? ट्रिक क्वेश्चन. ऑयल इन वाटर मिक्सचर ही नहीं है ना, मैंने अभी तो बोला था, वो एक्चुअली इमिसिबल है. ठीक है, तो टेक्निकली हम उसको इमिसिबल ही मानेंगे. हम यही बोलेंगे ही नहीं कि वो मिक्स होती है वो दोनों चीज. ठीक है, तो ऑयल इन वाटर का सॉल्यूशन हम बनाते ही नहीं, क्योंकि ऑयल तो उसके ऊपर फ्लोट होता है ना. ठीक है, ऐसे मैंने ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया आपको. बट हाँ, ये है कि आपको पहले ये समझना है कि दो चीजें अगर मैं बोल रहा हूं तो वो दोनों आपस में मिसिबल यानी मिक्स करने लायक है या नहीं है. क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? गुड. ओके, आप सभी को स्क्रीन पे एक ग्रीन कलर का टेबल दिख रहा होगा, और जिनके पास टेक्स्ट बुक है उनके सामने वो ग्रीन कलर का टेबल होगा. यस, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो तरीका है वो कैसे, आप सब लोग मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ते हो जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. पढ़ा है सबने? सुना तो होगा, है ना. तो अगर मेरे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे तीन स्टेट्स हैं. सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे तीन स्टेट है.
और तीनों का मेरे को मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाना है, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी हुए? 3 स्क्वायर 9। कैसे? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, ऐसे बनेंगे ना। तो 3 का कितना बनेगा? 9 पॉसिबिलिटी बनेगी। बोलो हाँ कि ना? करेक्ट। तो यहां पर स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट के हिसाब से बच्चों आपको क्लासिफाई करके बताया गया सॉल्यूशंस में। So very popular board exam question, very popular theory question, that is define and classify solutions. ठीक है, तो ये डिफाइन तो हमने कर लिया, आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा ये टेबल आपको करना है, और टेबल में मार्किंग अपन कर लेंगे कि कौन से टाइप्स के सॉल्यूशन है अपने पास, एग्जांपल्स के साथ। लिमिटेड एग्जांपल्स करने, सारे नहीं करने। तो यहां देखना, सोल्यूट और सॉल्वेंट, अगेन फिर से फंडा, जो डिसॉल्व हो रहा है वो सोल्यूट, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां देखना सॉलिड इन लिक्विड, तो आपको इसको याद कैसे करना है बच्चों? आपको एक छोटा सा पेंसिल लेना है अपना और ऐसा लिख देना बीच में ये सॉलिड इन लिक्विड, आगे छोटा सा क्या लिख देंगे आप? इन। तो सोल्यूट इन सॉल्वेंट, ऐसा आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल देख लो, सी वाटर, आप बोलोगे हाँ सही है, सी वाटर में क्या है? नमक है, सॉल्ट इन वाटर है, तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप, करेक्ट। शुगर इन वाटर, ये भी सही है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, तो दो अलॉयज हैं बच्चों, मेटल अलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास एंड ब्रॉन्ज, टू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। दोनों की कॉम्पोजिशन कौन बताएगा मेरे को? ब्रास में क्या होता है और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कौन बताएगा? चलो बताओ, ब्रास में क्या होता है? और वेरी गुड, ब्रॉन्ज हैज कॉपर एंड टिन एंड ब्रास हैज कॉपर एंड जिंक। ब्रास हैज कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज हैज कॉपर एंड टिन। ठीक है, ये आपको कोई मतलब इसमें पूछा नहीं है, बट जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, अच्छी बात है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट, तो सॉलिड इन गैस में रट्टा नहीं मारने की जरूरत है, सोचना है। सब्लिमेशन नाम का एक प्रोसेस आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा है बच्चों, क्या होता है सब्लिमेशन? कोई बता सकता है सब्लिमेशन क्या होता है? करेक्ट, सॉलिड बिकम्स वेपर डायरेक्टली। वेरी गुड। जब सॉलिड कोई ऐसे जो सॉलिड पदार्थ है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, वो डायरेक्टली जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो आयोडीन इन एयर, आयोडीन के क्रिस्टल अगर आप रखो तो वो डायरेक्टली वेपराइज हो सकते हैं। तो एक्चुअली वो सॉलिड था जो अब एयर का हिस्सा बन गया, गैस में चला गया, तो इसलिए आयोडीन इन एयर बिकम्स एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। कैन यू गिव मी अनदर एग्जांपल लाइक दिस? आई गिव यू अ हिंट, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। ऐसा कौन सा चीज आपको पता है, आपके घर में आसपास आपने देखा होगा, यूज किया होगा, जो सीधा ही डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड बनता ही नहीं? नैफ्थलीन, वेरी गुड, नैफ्थलीन इज वेरी गुड आइडिया। कैम्फर, वेरी नाइस। हाँ, कैम्फर अपन कहाँ यूज करते हैं? हाँ करेक्ट, वो अपन जब पूजा करते हैं, आरती वारती करते हैं ना, तो कैम्फर जलाते हैं, राइट? Nowadays you might have seen they use those camphor tablets in mosquito repellents also. आजकल ये नए थोड़े फैंसी मस्कीटो रिपेलेंट आते हैं जिसमें कैम्फर की टैबलेट रखो तो वो वेपराइज होता है और फिर पूरे घर में आपके ये करता है, कैम्फर की स्मेल आ जाएगी, उससे उस पेस्टिसाइड का भी काम करता है, बेसिकली इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा तो एग्जाम्पल आपको रटने की जरूरत नहीं, आप खुद देख रहे हो, आपके दिमाग में फटाफट एग्जाम्पल आ जाएंगे बच्चों, राइट? चलो नेक्स्ट देखें, लिक्विड इन लिक्विड। ये तो इजी, हमारा फेवरेट, दारू दारू। इथेनॉल इन वाटर, राइट? इज इथेनॉल सॉल्युबल इन वाटर? सवाल ये है। यस ऑफ कोर्स, हाँ, ये तो बड़े कन्विक्शन के साथ बच्चे बोलते हैं, हाँ यस सर, यस सर, हाँ हाँ बरोबर।
सर इथेनॉल तो सॉल्युबल है ही सर पानी में, बाकी का पता नहीं सर। बट ऑन अ सीरियस नोट ट्राई एंड अंडरस्टैंड केमिस्ट्री क्या बोलती है, इथेनॉल पानी में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों। पानी में भी OH का बॉन्ड है, इथेनॉल में भी OH का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इथेनॉल और पानी आपस में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो सकते हैं, है ना। ओके, आजकल जैसे चल रहा है ना कोविड में, एसेंशियल चीज़ों में सिर्फ दारू की दुकानें पहले खुल जाती हैं, तो इसका नॉलेज तो बहुत है अपने देश में लोगों को, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। चलो, देन यू हैव लिक्विड इन सॉलिड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिक्विड इन सॉलिड वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ जहां पर लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व हो जाता है। इट टेक्स यू अ लिटिल टाइम टू इमेजिन समथिंग लाइक दिस, है ना। कोई लिक्विड सब्सटेंस किसी सॉलिड चीज में डिसॉल्व हो जा रहा है, और बहुत ही प्यारा एग्जांपल यहां पर देखना बच्चों। The example that we are going to mark, and you're going to underline this example because it's extremely unique and extremely important. It is amalgams of mercury. ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, amalgams of mercury. Now what is an amalgam? Can somebody tell me? Any metal when combining with mercury is called an amalgam. Very good. कोई भी धातु यानी कि मेटल जब मर्क्यूरी के साथ कंबाइन करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अमेलगम बोलेंगे। सिल्वर अमेलगम हो सकता है, कॉपर अमेलगम हो सकता है, टिन अमेलगम। अमेलगम शब्द सुना मतलब एक कोई तो एक मेटल है विद मर्क्यूरी। इज दैट अंडरस्टूड? मर्क्यूरी द लिक्विड मेटल, नॉट मर्क्यूरी द प्लैनेट। गधे बच्चों, इस पे गंदा जोक है ना मर्क्यूरी पे, ऐसा पीजे है, सुन पता है ना। व्हाट इज द फर्स्ट, एक बच्चे को एक टीचर पूछती है विच इज द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वो सोचने लगता है, आंसर नहीं देता, तो टीचर भड़क जाती है, तो बच्चा बोलता है अरे हाँ बता रहा हूँ ना मर्क्यूरी है, बोलती है वेरी गुड, तो आंसर मर्क्यूरी होता है वहाँ पर। यहाँ पर भी है, अमेलगम में कौन सा मेटल फिक्स है बच्चों, मर्क्यूरी फिक्स है, दूसरा कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड है, यहां पर जो मर्क्यूरी है वो उस मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, इसलिए लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन गैस। ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो हम रोज यूज करते हैं। हम कहाँ यूज करते हैं लिक्विड इन गैस, बताओ जरा। हम रोज यूज करते हैं लिक्विड इन गैस, कोई बता सकता है? क्लोरोफॉर्मिक नाइट्रोजन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उससे बेहतर एग्जांपल आप रोज यूज करते हो, आपको पता ही है। लिक्विड इन गैस आजकल हिंट देता हूं, कोविड में बहुत यूज कर रहे हो आजकल। कोई ऐसी चीज जो लिक्विड फॉर्म में यूज करते हो और गैस में कन्वर्ट हो जाती है फटक से, सैनिटाइजर। हाँ करेक्ट है ना। या परफ्यूम लगाते हो आप, फुसफुस लगाया, एक्स बॉडी स्प्रे आपने लगा दिया और 2 सेकंड में वेपराइज हो गया, वो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जब वो बाहर निकल रहा है तब तो वो लिक्विड है ना, और वो गैस में तुरंत डिसॉल्व हो जाता है ना। तो आप देख सकते हो कि आपको एग्जांपल्स रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, आप सोचकर आराम से एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये एग्जांपल्स बता रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, ध्यान से समझो। चलो फटाफट खत्म करते हैं। गैस इन लिक्विड इजी, गैस इन लिक्विड ऑल्सो वेरी पॉपुलर यार। क्या? कार्बोनेटेड वाटर। इसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? सोडा, है ना। इसको अपन सोडा बोलते हैं सीधी आम भाषा में। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हो आप इसको बेसिकली, थम्स अप, एप्पी फिज वगैरह, राइट। दैट इज व्हाट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 इन वाटर। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट। Then you have gas in solid बच्चों। Gas in solid is hydrogen in palladium। ना बोलोगे सर इन पैलेडियम होता है कि ऑन पैलेडियम होता है, विच इज मोर करेक्ट? इन पैलेडियम बोलो कि ऑन पैलेडियम? हाउ विल यू से ऑन पैलेडियम? हु सेड ऑन पैलेडियम? व्हाई?
करेक्ट, ये मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया था, 11th में हमने देखा था। हमने हाइड्रोजन विद प्लैटिनम और पैलेडियम और रैने निकल, याद है बच्चों, ये किया था ना, हाइड्रोजन विद प्लैटिनम पैलेडियम और रैने निकल। वहां पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्लैटिनम पैलेडियम क्या होते हैं, अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। उनके सरफेस पे आके, सपोज ये प्लैटिनम की शीट है तो उसके सरफेस पे आकर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो एक्चुअली वो हाइड्रोजन इन पैलेडियम से अच्छा हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम होना चाहिए। मेक सेंस? बट हम लोग उसको एक मिक्सचर की तरह या एक सॉल्यूशन की तरह यहां पर एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक है, गैस है जो सॉलिड पे है, पैलेडियम कैसा है, सॉलिड है, हाइड्रोजन कैसी है, गैस है, तो गैस इन सॉलिड। Are you all understanding that? Technically it should be gas on solid, but here okay, we'll give it, उतना अपन अलाउ कर देते हैं, चलो in solid, right? And last but not least is the easiest, simplest of all, the mother of all mixtures, that is air. Air will be a mixture of oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide, all your greenhouse gases or toxic gases, non-toxic gases, whatever. It will be a mixture of various types of gases, right? Chalo, take a second, go through the list again. If any of the examples you do not understand, please ask me right now. अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी तक आपके दिमाग में एक डिफॉल्ट सेटिंग बनी हुई थी बच्चों, कि जब मैं सॉल्यूशन बोलता हूं तो आपके दिमाग में तुरंत अच्छा मैंने कोई क्रिस्टल लिया नमक का या शक्कर का, पानी में घोला, मतलब सॉलिड इन लिक्विड। मेरे दिमाग में एक डिफॉल्ट सेटिंग थी, सबके दिमाग में होती है डिफॉल्ट सेटिंग, सॉल्यूशन बोला तो ऐसे 9 टाइप्स हैं, पर हमारा सबसे कॉमन वेराइटी है सॉलिड इन लिक्विड, और उसी को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। देखो, आवर फोकस इन दिस चैप्टर विल बी सॉलिड इन लिक्विड टाइप। क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको दिखेगा सामने, राइट? अच्छा, तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, ये तो क्लियर है। और उसमें भी हम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, इस सिस्टम पे फोकस करने वाले। सुनना ध्यान से मैं क्या बोलूं, किस पे फोकस करने वाले बच्चों? 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। मैं मल्टीपल सॉल्यूट्स वाले सिस्टम पे नहीं जाने वाला। ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारा जो फोकस है, हमारे क्लास 12 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, खत्म। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब मैंने क्या कहा कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ये वाला सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को, जो चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए अलग से, ऐसे सिस्टम को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाइनरी का मतलब, बाय का मतलब 2 ना, समझ रहे हो? बाय का मतलब 2, ट्राई बोलता, अगर ट्राई बोलता तो 3, क्वार्टरा और क्वार्टरा बोलता तो 4, करेक्ट ना? आप मैथ्स में करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो वैसे ही बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, बाय का मतलब क्या हुआ, 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ 2 कंपोनेंट्स। कौन से 2 कंपोनेंट जरा बताना मुझे? बच्चों, कौन से 2 कंपोनेंट होंगे बताना? बोलोगे सर एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। बोलो हाँ कि ना। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? सिंपल, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीज इस चैप्टर की आपके अंडरस्टैंडिंग को डिसाइड करेगा, क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंड तक और बोलते हैं सर ये चैप्टर नहीं समझा। ये चीज जो अगला लाइन में जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये आपके ध्यान में रह गया तो चैप्टर इजी है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोल्यूट को ऑलवेज, सॉल्वेंट को पहले, सॉल्वेंट को ऑलवेज डिनोट
एज 1। मतलब क्या, फर्स्ट कंपोनेंट में हमेशा सॉल्वेंट को बोलूंगा, नंबर 1 में किसको बोलूंगा, बाय डिफॉल्ट। दिस इज अ डिफॉल्ट सेटिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कोई एक्सेप्शन नहीं है। 1 कौन है, सॉल्वेंट है। 2 कौन होगा, बताओ, सोल्यूट होगा। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, आई सेड solvent will be 1, solute will be 2. Did you understand that? Please tell me yes or no. ये चीज समझ गई तो चैप्टर बहुत आसान, क्योंकि ये चीज टेक्स्ट बुक में ऐसे स्पेसिफिक लाइन में लिखी नहीं है, ये अंडरस्टूड वाली चीज है, बट मैं आपको क्लियर स्पेसिफिक तरीके से बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, ये चीज अप्लाई कहां करने वाली। सपोज मैं बोलूं n, स्मॉल n, तो आप बोलोगे सर स्मॉल n तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, करेक्ट ना, एवरीबॉडी नोज दिस। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल m क्या होता है बच्चों, गिवन मास। कैपिटल M क्या होता है, मोलार मास। बात समझ रहे हो? तो यानी कि मुझे केमिस्ट्री के टर्म्स तो ऑलरेडी पता है, पर इस चैप्टर में कंफ्यूज कहां होते बच्चे, N1 दिया है तो आपको तुरंत स्ट्राइक क्या होना चाहिए, N1 दिया मतलब वो क्या बोल रहा है, आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए, वो बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बट किसके, सोल्यूट के की सॉल्वेंट के, सोल्यूट के की सॉल्वेंट के। 1 बोला है, 1, अरे पढ़ स्क्रीन पे क्या लिखा है, सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट पहला। अच्छा, जिनको ये कंफ्यूजन है कि सॉल्वेंट पहला क्यों, तो भाई सॉल्वेंट बल्क है कि सोल्यूट बल्क है, मुझे बताओ, ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, सॉल्वेंट ही है ना। नमक पानी में डालना है तो पानी ज्यादा है कि नमक ज्यादा है, ऑफ कोर्स वाटर विल बी मोर ना, राइट। तो जो ज्यादा है वो मेरा सॉल्वेंट है और उसको मैं नंबर 1 कहूंगा, वो मेजर कंपोनेंट है मेरा। क्लियर हो गई बात, तो अब कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। अब इसमें अगर उल्टा करोगे तो ये चैप्टर आपका फिर बंडल, फिर गया, फिर चैप्टर खत्म, फिर नहीं समझेगा। इसमें गलती करोगे तो नहीं समझेगा। तो फिर से ध्यान से सुनना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझना। सॉल्वेंट विल बी डिनोटेड एज नंबर 1, सोल्यूट विल बी डिनोटेड एज नंबर 2। सुसु पॉटी नहीं बोल रहा हूं, 1 and 2 बोल रहा हूं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं अब N1 बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों, वेरी गुड। स्मॉल m1 बोलू तो स्मॉल m1 बोलेंगे सर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल m2 बोलू तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट। सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, W1 और W2 भी लिख सकते थे। गिवन वेट, गिवन मास की जगह गिवन वेट लिखा होगा तो W बोले, ठीक है, बहुत सिंपल। कैपिटल M तो आपको पता ही है, मोलार मास। P रहेगा, अच्छा मैं P1 P2 बोलूं तो आप बोलोगे सर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सोल्यूट। V1 V2 बोलूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब अगर मैं 1 और 2 लगा दूं किसी भी नंबर के आगे, किसी भी टर्म के आगे, तो आपको लाइफ में क्लैरिटी आ गई होगी, आई होप सो। है ना, ये चीज इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, मतलब अलाउ ही नहीं कर सकता, इस पे गड़बड़ की तो खत्म। तो हम पढ़ेंगे, अब ध्यान से फिर से आ जाओ, इस हमारे मेन पैराग्राफ में आ जाओ। हमने क्या बोला, हमारा फोकस होगा सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, आप बोले हाँ। फिर मैंने आपको बताया हम कौन से टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बाइनरी टाइप के, ठीक है। कितने कंपोनेंट उसमें, 2, कौन से, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट को 1 बोलेंगे, सोल्यूट को 2 बोलेंगे, यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन आपके साथ भी होता है ना, આજે વધારે ભણવાનું થઈ ગયું, હવે હું સેચ્યુરેટ થઈ ગયો છું। माय गुजराती इज नॉट दैट बैड ना। सो क्या इसका मतलब क्या,
आज बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी सैचुरेट हो गया, अभी और नहीं जाएगा, अभी दिमाग भर गया, अभी और अंदर नहीं जाएगा, ऐसा होता है ना आपके साथ। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब इन जनरल वो पॉइंट होता है जिसके आगे, जिसके बाद और ज्यादा कोई चीज ऐड नहीं की जा सकती। करेक्ट है? उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं, बरोबर। तो आप मुझे बताओ सोच के, सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कब बोला जाएगा? जब उसमें, वेरी गुड, जब उसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड करने का स्कोप खत्म हो जाए, तब सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहवाए, तब सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब कि और सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता बच्चों, तब उसको सैचुरेटेड। ठीक है, तो ध्यान से देखना। Dissolution always slows down as more and more solute is added. If we continue addition of solute, dissolution stops. ये लोगों ने सिंपल भाषा में नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिए। फंडा वही है कि एक पॉइंट के बाद चीजें अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाती हैं। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? सबने मार्क की? जिसके पास टेक्स्ट बुक के सामने मार्क कर लो, ठीक है। बात भी मत बोलना सर ने मार्किंग नहीं दी। मार्किंग लाइन बाय लाइन दे रहा हूँ, साथ साथ, अलग से नहीं दूंगा मार्किंग। सेम यहीं पे समझा भी रहा हूँ, मार्किंग भी दे रहा हूँ, लर्निंग के काम आएगी, ठीक है। तो यहां पर फंडा ये है कि सैचुरेटेड फॉर्म में आप पहुंच गए, सैचुरेटेड में पहुंच गए, तो सैचुरेटेड पहुंचने के बाद क्या होगा? जो फर्दर आप सोल्यूट डालते जा रहे हो वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल जाए। एक एग्जांपल ले लो, मैंने थोड़ा सा लिया पानी, ठीक है, समझो मैंने लिया थोड़ा सा पानी और मैंने इसमें डाला ढेर सारा, मतलब समझो 100, 200, 500 ग्राम नमक डाल दिया और इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो। समझो इस पानी की कैपेसिटी थी 50 ग्राम सॉल्ट को, NaCl को डिसॉल्व करने की। जैसे मैं 51 ग्राम्स पे पहुंचूंगा, क्या लगता है क्या होगा? क्या लगता है? सो जो नमक है वो आपको कैसा दिखेगा? वो और मिक्स नहीं होगा, वो तो बरोबर है, लिक्विड में तो जाएगा नहीं, तो कैसा दिखेगा? सरफेस पे क्रिस्टल्स की तरह दिखेगा। कैन आई से दैट? ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा ना, जब थोड़ी सी चाय है और ज्यादा शक्कर डाल दी, घोलते जा रहे हो, चम्मच हिलाए जा रहे हो, मम्मी डांट रही है क्या चम्मच बजा रहा है, आप चम्मच बजा रहे हो लेकिन वो शुगर डिसॉल्व ही नहीं होता। चाय पूरी पी गए, नीचे सेटल्ड है, क्रिस्टल मिले शुगर के। क्यों? क्योंकि आपने ली आधी कप चाय और 4 चम्मच शक्कर डाल दी। हुआ है ना आपके साथ? कभी ना कभी तो हुआ होगा, गलती से ज्यादा शक्कर डाल दी होगी, राइट? चाय, कॉफी, जो भी, दूध जो दूध पीते हैं दूध के लिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब सैचुरेटेड होता है तो हमें कैसे पता सैचुरेटेड है भाई? तो हमें क्रिस्टल देख के पता चलता है, क्रिस्टलाइजेशन देख के पता चलता है कि भाई सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड रट्टा तो मार लेते हैं लोग, बट कोई पूछ लो कि कैसा दिखता है तो बोलते पता नहीं। तो कैसा दिखेगा? आप क्या बोलोगे? क्रिस्टल फॉर्मेशन दिखेगा ना तब। तो कैन आई से डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, थोड़ा डिसॉल्व हुआ था और थोड़ा क्रिस्टलाइज हो गया। तो आपको अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे समझेगा कि भाई डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। क्या ये बात समझ में? थोड़े क्रिस्टल डिसॉल्व हुए थे, थोड़े क्रिस्टलाइज ही रह गए। एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि जितने एंटर हुए उतने वापस बाहर आके क्रिस्टलाइज हो गए, उसको इक्विलिब्रियम बोला। दैट इज द मीनिंग, बट यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट, दैट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल था कि भाई सैचुरेटेड कब बोलेंगे? जब उससे ज्यादा सॉल्यूट ऐड ना हो सके तो सैचुरेटेड। बात खत्म। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। काफी इंपॉर्टेंट, अगेन छोटा सा कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या मेरी आवाज और वीडियो सभी लोगों को क्लियर है? आई होप सो, कोई मेजर ऐसा इशू नहीं है ऑडियो वीडियो। चलो बढ़िया। सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। ध्यान से सुनो, solubility of a solute is the amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature। ये उसका पहले तो डेफिनेशन है, मार्क कर लो।
ये तो हुआ टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन। अब उसको अपन सिंपल भाषा में कैसे बोले कि भाई जितना ज्यादा कोई सोल्यूट डिसॉल्व हो सके, वो उसकी औकात, उसकी कैपेसिटी, उसकी लिमिट, कितना डिसॉल्व हो सकते हो, वो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी, समझे? वो इंपॉर्टेंट है। तो कैपेबिलिटी है उसकी डिसॉल्व होने की, वो उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है? उसके यूनिट्स हैं मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल जाएगा सोल्यूट, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। तो अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर स्मॉल 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क SAQ in your boards, in your theory paper. It's define solubility and explain the factors on which it depends. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? चलो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, क्या आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री की एक गोल्डन स्टेटमेंट बहुत बार पहले बताई है, ऑर्गेनिक में खास करके, जिसको मैंने कहा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये याद है सबको? ये आप लोगों को मैंने क्लास 11 में बताया है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब दो चीजें जब सिमिलर है तो वो आपस में डिसॉल्व एक दूसरे में हो सकती है। जैसे पोलर चीजें पोलर कंपाउंड में जाएगी, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर कंपाउंड में जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को पता है ना? तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का, जो यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जब सिमिलर होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, याद होगा, मैंने कहा इथेनॉल और पानी एक दूसरे में घुलते हैं, क्यों? बताओ क्यों? मैंने क्या रीजन दिया था अभी 10 मिनट पहले? क्या रीजन दिया था? इथेनॉल और पानी दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होते हैं, क्यों? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेरी गुड, दोनों में OH ग्रुप है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे में घुलेंगे, मिलेंगे, मजे करेंगे। तो उसका मतलब कि दोनों में लाइक यानी कि सिमिलैरिटी थी ना, तो उनका सिमिलर कैरेक्टर था। तो यहां पर कंपाउंड्स विद सिमिलर कैरेक्टर आर मोर रेडिली सॉल्युबल, दैट इज व्हाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सिंपल, क्लियर हो गया? पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो NaCl नमक पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि नमक Na+ और Cl- और पानी H+ और OH-। पानी हाईली पोलर है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको पता है। पानी कैसा है? हाईली पोलर सॉल्वेंट है। तो एग्जांपल आप देखेंगे NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर, आप बोलोगे हाँ सही बात है यार। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों की दिमाग में? किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछो, कुछ भी सवाल हो। Non-polar organic compounds like cholesterol dissolve in non-polar solvents like benzene. कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखो टेक्स्ट बुक वालों ने, टेक्स्ट बुक वाले भी कम कमीने नहीं है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर कंपाउंड में बेंजीन भी दे सकते थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी दे सकते थे, मीथेन भी दे सकते थे, बट कोलेस्ट्रॉल दे दिए। बच्चा बोलता है सर कोलेस्ट्रॉल कहाँ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कहाँ सुना है कोलेस्ट्रॉल? इन द हार्ट। अच्छा, ओके ओके ओके। कोलेस्ट्रॉल ऐसे बोले, अरे सर वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार अंकल हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ था, तब सुना था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली सुनना ध्यान से, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक न्यूट्रल टाइप का फैट है। कैसा टाइप का फैट है? एक न्यूट्रल फैट है। ठीक है, फैट्स हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। वो जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स होते हैं ना, वैसे ही फैट्स भी होते हैं। ठीक है ना? तो एक न्यूट्रल टाइप का लिपिड है, ये बेसिकली फैट है जो आपकी बॉडी में बनता है, और कई बार एज यू राइटली सेड आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। तो हार्ट पेशेंट्स में कई बार आपने सुना होगा कि इनको कार्डियक प्रॉब्लम है, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मेरे जैसा कोई मोटा डबल चिन वाला अंकल होगा आपका कोई, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक न्यूट्रल लिपिड है, नॉन पोलर है, और वो बेंजीन में सॉल्युबल होता है। तो पोलर वाला पोलर में जाएगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में जाएगा। क्लियर बात है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो ये इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ क्यों लिखा है?
कैन यू सी द, कितने आर्टिस्ट हैं आपके टेक्स्ट बुक लिखने वाले, क्या मतलब मस्त लोग। वो लोग ने ऐसा नहीं लिखा शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, वो लोग ने लिखा शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, सरप्राइजिंग, ओहो, एक्सक्लेमेशन मार्क है ना। तो सवाल ये है, इग्नोर द बैड जोक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द केमिस्ट्री देयर। सवाल ये है बच्चों कि ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट सरप्राइजिंग दैट शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। सोचो, पहली बात, व्हेन दे से शुगर व्हाट डू दे मीन केमिकली, व्हाट डू दे मीन, डू दे मीन ग्लूकोज? Does sugar mean glucose here? No. Here sugar does not mean glucose. Here it means sucrose. पूछो क्यों? क्योंकि कॉमन टेबल शुगर, जो शक्कर हम खाते हैं, जो हम दूध में, चाय में डालते हैं, खाने में डालते हैं, वो कौन सा है? वो ग्लूकोज होता है? नहीं, वो सुक्रोज होता है बच्चों। अच्छा, ये सुक्रोज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो हाईली पोलर तो है नहीं, तो ये पानी में क्यों डिसॉल्व हो रहा है? क्योंकि पानी तो पोलर है। शुगर कैसे डिसॉल्व हो रहा है पानी में? क्योंकि शुगर में, सुक्रोज में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के यूनिट होते हैं। ये हम लोग बायोमोलिक्यूल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दो यूनिट्स हैं जिसमें पोलैरिटी आपको मिलती है, उनका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है पानी के साथ। क्या होता है? और ये चीज तो मैं आपको अभी 2-3 बार बता चुका कि जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा हो पानी के साथ, वो अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व होगा। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुई? बताओ हाँ कि जिस सब्सटेंस का पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये हुआ हमारा पहला तो नेचर। पहला तो क्या हो गया? नेचर। दूसरा है हमारा टेम्परेचर। एक गाना है ना बहुत फेमस, टेम्परेचर, सुना होगा, ठीक है? टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिबिलिटी में क्या लगता है? खुद से सोचो, पहले टेक्स्ट बुक का रटना नहीं, पहले सोचो खुद से। क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ाने में किसी चीज की सॉलिबिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। बचपन से सिखाया गया है आपको कि गर्म पानी में ज्यादा नमक घुलता है, ज्यादा शक्कर घुलता है ना? ये चीज तो बचपन से एक्सपेरिमेंट कराया गया स्कूल में भी। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, हमको ये बताया गया था कि जब भी हीट ऐड की जाए तो हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। या दिस इज अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट, आप बोल सकते हो ठीक है, मोस्ट केसेस दैट इज ट्रू, बट इन रियलिटी इट डिपेंड्स कि वो सब्सटेंस किस टाइप का था, एंडोथर्मिक प्रोसेस करा था कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जरा घुसते हैं अंदर, डिटेल में घुसते हैं जरा केमिस्ट्री में। एंडोथर्मिक का मतलब क्या बताओ? एंडोथर्मिक ये प्रोसेस का, जो हीट अब्सॉर्ब करे वो एंडोथर्मिक, जो बाहर फेंके वो एक्सोथर्मिक। करेक्ट? जो अब्सॉर्ब करे वो एंडो, जो बाहर फेंके वो एक्सो। करेक्ट? सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इट डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस। When heat is added to the system, solubility of the substance increases. Simple. जो सॉलिड एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहा है, जो हीट चाहता है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप हीट उसको दे रहे हो, उसको मजा आ रहा है, वो बोलता है हाँ भाई ठीक है, मेरे को हीट चाहिए था, तूने हीट दिया, मैं ज्यादा डिसॉल्व होएगा। सिंपल, बोलो हाँ कि ना। इसको ऐसे देखने, क्या ये बात समझ में आई? आप ज्यादा ली चैटलियर प्रिंसिपल वगैरह में घुसोगे तो बाउंसर जाएगा। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा अलग से, वो टेंशन मत लो, बट यहाँ पर प्रिंसिपल में घुसोगे तो बाउंसर जाएगा। सिंप्लीफाई करो, क्या बोला मैंने? जो एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहा है उसको हीट देने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बोलो हाँ कि ना। यस, ओके। ऑन द अदर हैंड, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कर रहा है, मतलब जो चाहता है कि मैं हीट बाहर फेंकूं और आप उसको बाहर से हीट दे रहे हो, तो क्या वो खुश होगा? बोलेगा यार मैं हीट बाहर फेंकने की ट्राई कर रहा हूं, तू मेरा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है यार।
तो वो क्या वो डिसॉल्व होगा? नहीं होगा, ढंग से नहीं होगा। तो गर्म पानी में डिसॉल्व नहीं होगा वो। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? तो कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम सल्फेट, ये एक्सोथर्मिक वाले काम करते हैं। ठीक है, बट दैट बीइंग सेड एंड डन, एज आई सेड, देयर इज नो डायरेक्ट प्रिंसिपल कि ऐसा, इट्स एन ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट कि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट आपको बचपन से पढ़ाई गई और आप उसको इसी तरह याद रखो। आपके क्लास 12 के लेवल पे इतना ठीक है, बट द रियलिटी इज, नाउ दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्लीज मार्क, देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका क्या मतलब कि कैन आई विद अ लॉट ऑफ श्योरिटी से कि अच्छा एक्सोथर्मिक वाले का कम होगा, एंडोथर्मिक वाले का बढ़ेगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं, बिकॉज दोनों टाइप के एग्जांपल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सोथर्मिक वाला ऐसा है जो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा है, एंडोथर्मिक वाला ऐसा भी है जो कम भी कर रहा है। तो अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटी है। यू हैव टू ट्रीट ईच एग्जांपल इंडिविजुअली। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट लॉ दैट गवर्न्स दिस। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बच्चों? तो एक दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, बट इसका फिक्स्ड कोरिलेशन नहीं बताया जा सकता। तो आपको सिर्फ वो दो एग्जाम्पल याद करने अपने थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा? पहला वाला KCl, दूसरा वाला CaCl2। दैट्स इट। ठीक है, जो हमने मार्क कर। नाउ जी ये वाला पार्ट है नेक्स्ट पैराग्राफ का। Solubility of NaBr, NaCl and KCl change slightly with temperature, and KNO3, NaNO3 and KBr increase appreciably with temperature, and Na2SO4 decreases with temperature। ये वाला पूरा पार्ट सिर्फ आपके CET यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना मैं क्या बोलूं। ये वाला पार्ट आप जो CET वाले बच्चे हैं वो मार्क करके रखेंगे। मैंने अलग कलर से आपके लिए सामने मार्क कर दिया बच्चों, आपको दिख रहा होगा, और वहां पे बाजू में लिख के रखना। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या CET वाले बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आई होप सो। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब पहला लाइन उस पैराग्राफ का पहला लाइन पढ़ो बच्चों, खुद से पढ़ो। क्या लिखा है पहले लाइन? सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सॉल्युबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है प्रेशर से। क्यों लिखा है? रीजन भी लिखा है। क्यों? बिकॉज दे आर, पढ़ो आपके सामने स्क्रीन पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर लगाने पे उनके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फर्क आता है क्या? एक एग्जांपल देखो, ये सॉलिड है, इसको मैं कितना भी प्रेशर लगाऊं, इसकी वॉल्यूम अप्रिशिएबली चेंज होती हुई दिख रही है क्या? नहीं, हार्डली कुछ, मतलब माइक्रोमीटर नैनोमीटर भी चेंज नहीं हुई होगी, मैंने पूरी ताकत लगाई तो भी, है ना। लेकिन गैस में क्या होता है, हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम 20 लीटर से सीधा 2 लीटर भी हो सकती है ना, हम कंप्रेस कर सकते हैं। वाई? बिकॉज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैसेस पे प्रेशर का इफेक्ट अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? है ना। अब ये प्रैक्टिकली आप सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हो। बिफोर यू गो टू दी एक्चुअल एग्जाम्पल गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आप खुद सोचना कि आप इमेजिन कर सकते, आपने देखा है थम्स अप की बोतल आप बाजार से खरीद के लेके आए, आई एम सेइंग थम्स अप, ठीक है, और कुछ आप नहीं लाते हो गए, आई होप सो, अच्छे बच्चे आप लोग, ठीक है। समझो आप कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, थम्स अप कुछ लेके आ गए और वो बोतल लाते वक्त हिल गई आपके हाथ से। जब आप उसका वो कैप खोलते हो, ठीक है, तो क्या होता है, सब वो फिज जो है वो बाहर उड़ के आता है। करेक्ट? सबने एक्सपीरियंस किया, सबके साथ हुआ है 100%।
राइट? नाउ थिंक ऑफ इट इन केमिस्ट्री, फ्रॉम द केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव, साइंस के पर्सपेक्टिव से। जब आप उस कैप को खोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो टेक्निकली? आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो कि रिलीज कर रहे हो? प्रेशर को आप रिलीज कर रहे हो, सीधी बात है। जब मैं कैप को खोलता हूं तो मैं प्रेशर को रिलीज कर रहा हूं। जैसे ही मैं प्रेशर को रिलीज कर रहा हूं, उसके अंदर से, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर से, उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर से क्या बाहर आ रहा है? बबल्स, बुलबुले बाहर आ रहे हैं। यस, किस चीज के बुलबुले बाहर आ रहे हैं? किस चीज के बबल्स बाहर आ रहे हैं? सोचो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल। हाँ, गैस तो ठीक है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? जब आप पिज्जा के साथ में थम्स अप पीने के बाद ऐसे बड़ी डकार मारते हो तो क्या निकलता है? वो गैस ही निकल रही है ना, जो थम्स अप के, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक के साथ है। ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आप थोड़ा इसको केमिस्ट्री वाला दिमाग लगाओ, सोचो कि अच्छा, मैंने प्रेशर रिलीज करा, जैसे मैंने प्रेशर रिलीज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर था, अब वो डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो बाहर आना चाहता है, वो लिक्विड से बाहर आना चाहता है। क्या आप ऐसे सोच सकते हो? यानी कि जब तक प्रेशर लगा हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिसॉल्व था। क्या ये बात समझ में आई? है ना? कितना लॉजिकल है। जब तक ऊपर से प्रेशर लगा था तब तक कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व था। प्रेशर कम किया, कार्बन डाइऑक्साइड फटाक से बाहर है, अब वो डिसॉल्व नहीं रहना चाहता। इसका मतलब क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है? मैं प्रेशर लगा के रखूंगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी। लॉजिकल? यस और नो? यस, सिंपल। रटने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ। इसलिए तो सैल्मोन भाई आके ऐड करते ना, ऊपर से ढक्कन हटा के देखो तूफान, क्या कुछ तो तूफान ला के देखो, समथिंग। विच मीन्स बेसिकली जब वो आप ढक्कन हटाते हो, आप प्रेशर रिलीज कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, वो ऊपर आ रहा है। अब आपको ये समझेगा जो यहाँ पे लॉ लिखा है। देखो, आपको जब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं तो दिमाग में घुसता है, सीधा डायरेक्ट लॉ बोलूंगा तो फिर क्या लगता है, क्या हाय फड्डू बातें हो, राइट? तो ये देखना, बहुत सिंपल चीज। हेनरीज लॉ बोलता है कि solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas over the solution। सिंपल है यार। गैस का जितना प्रेशर है, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतने अच्छे से गैस डिसॉल्व हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। विच मीन्स solubility is directly proportional to pressure और solubility is equal to KH into pressure। What is KH? नाम क्या था? किसका लॉ है? नाम पढ़ो, किसका लॉ है? ध्यान से सुनो। लॉ किसका है? हेनरी का। तो कांस्टेंट किसका होगा? ऑफ कोर्स हेनरी का। तो के जो है, के को के नहीं लिखा है, के एच लिखा है, मतलब हेनरीज कांस्टेंट। के को के नहीं लिखा है, क्या लिखा है? के एच लिखा है ना, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। तो solubility is proportional to pressure but solubility is equal to KH into P। KH is Henry's constant। क्लियर? तो उन्होंने ये बोला quantitative relationship between gas solubility in a liquid and pressure is given by Henry's law। The Henry's law states that, तो ये आपकी हो गई statement of Henry's law, ये बाजू में लिख देना। ये क्या है? आपकी स्टेटमेंट हो गई, प्रिंसिपल बोल सकते हो या स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ बोल सकते हो। ये आपकी हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। और ये हो गया आपका उसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है बच्चों? तो उसने बोला है भाई सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ठीक है, ओके। सॉल्युबिलिटी कैसी है? मोल पर लीटर। ये तो शुरू में ही बोल दिया था, कितना डिसॉल्व होगा ये मोल पर लीटर से पता चलेगा। तो पता ही है, ऑलरेडी यूनिट मार्क किया है स्टार्टिंग में, चेक कर लेना। प्रेशर कैसा है? बार में। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट, अभी ये लास्ट चैप्टर में ही करवाया था ना, एटीएम पहले हुआ करता था, बट अभी क्या होता है? बार होता है। पहले एटीएम होता था स्टैंडर्ड, अब क्या होता है? बार होता है। यस, ये भी बताया था मैंने। बच्चों बताओ हाँ कि ना? कोई चीज अगर मैंने नहीं बताई है, मेरे से मिस हुई है या आपको याद नहीं है तो मुझे पूछ लो।
मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मैं मिस कर दिया हूँ, गलती हो गई, अगर ऐसा हुआ है तो बता दें, ठीक है। के एच इज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। यूनिट्स ऑफ के एच कैसे निकालेंगे? एस बाय पी, ऑफ कोर्स, दैट इज मोल पर लीटर पर बार, तो मोल पर लीटर पर बार उसका, ठीक है। हाउ टू डिफाइन, फिजिक्स में तो आपने ये सीखा हुआ ही है, जब भी मैं इक्वेशन लेता हूँ तो किसी क्वांटिटी को या कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करता हूँ, बाकी सब चीज़ों को क्या मान लेता हूँ, वन, यानी कि यूनिटी। तो के एच क्या आएगा बेटा? इट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड व्हेन इट्स प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 1 बार, ठीक है। ये क्या है आपका? हेनरीज कांस्टेंट का क्या है आपका? ये हेनरीज कांस्टेंट का डेफिनेशन। बच्चों ध्यान से सुन ले, क्या ये हेनरीज कांस्टेंट का डेफिनेशन। ये छोटे छोटे एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं जो आपके बोर्ड्स में, यू विल गेट 8 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इक्वेशन, एक 1 वर्ड और 1 लाइन ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें ये इस चैप्टर से ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशन कई बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर यू मार्क देम, उसमें ये मत करो, आलस मत करो मार्किंग। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको दिख रहा है एक पिंक कलर के बॉक्स में आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में प्रेशराइज कंटेनर CO2 इन वाटर, यस, व्हेन द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज ओपन CO2 कम्स आउट, करेक्ट है बच्चों। अब नेक्स्ट जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगेन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस है, कौन सी? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं, दीज डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। पूछो क्यों? क्यों? द रीजन इज दैट दीज गैसेस रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व होने की बजाय वाटर के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना लेते हैं। समझ रहे हो बच्चों? they not only they do not just simply dissolve, they actually end up reacting with water, and because they end up reacting, they have higher solubility than expected. So the two equations also you have to mark from your entrance point of view, very very important. Exception to Henry's law generally theory में to be honest नहीं पूछा जाता, but entrance में जरूर इसके exceptions को पूछा जाएगा, ठीक है, that is Henry's law। ध्यान से देखिए, अभी जरा हम लोग क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 2.1 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपको पता ही है, सामने सामने आपको दिख रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल, किस तरह से हम लोग करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल को मैं पूरा लिख कर सॉल्व नहीं कर रहा, दी अनसॉल्व्ड वंस विल सॉल्व टुगेदर ऑफ कोर्स। यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला हमको पता चल गया, क्या फॉर्मूला था बताओ जरा, फिर से देखो फॉर्मूला क्या था बच्चों, S इज इक्वल टू KH इंटू पी। यस, ये फॉर्मूला याद हो गया सबको, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, क्लियर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है देखो, solubility of nitrogen gas at 1 bar is 6.85 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर। solubility दी है, इतना वैल्यू दिया हुआ है, वो बोल रहा है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। तो बहुत आसान है, S इज इक्वल टू KP, तो K इज S बाई P, 1 बार प्रेशर दिया है तो K का वैल्यू S बाई P, तो आंसर आ गया, क्लियर है। ये तो मतलब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन था कि मजाक था, तो अच्छा बाय द वे ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में सिर्फ 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। जनरली न्यूमेरिकल्स बड़े आते हैं, 2-3 मार्क के भी आते हैं ज़्यादा करके, बट ये वाला आपके कोई एक लॉन्ग आंसर में एज अ सब सेक्शन आ जाएगा छोटा सा, ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि अभी ये सेम कंडीशंस रख के प्रेशर को 1 बार की जगह 0.75 बार कर दिया, कितना किया प्रेशर को, क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से क्या बोलता है। प्रेशर को 1 बार इनिशियली लिया था, देखो यहाँ पे दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। प्रेशर ओरिजिनली कितना दिया था बेटा, 1 बार दिया था,
वो बोल रहा है अभी 1 बार से कितना कर दिया अपन ने, 0.5 बार, 0.75 बार कर दिया। क्या ये समझ में आया सबको? देखो बार वाली बात बार बार नहीं बताऊंगा देखो एक बार से आपका 0.75 बार कर दिया होगा, ठीक है। देखो तो अब वो बोल रहा है अब नया सॉल्युबिलिटी कितना है, मतलब एक बार पे इतना था तो 0.75 बार पे कितना है, तो आपके पास अब तो KH की वैल्यू है, तो सब्स्टिट्यूट करो KH इंटू न्यू प्रेशर, आंसर आ गया, दैट इज न्यू सॉल्युबिलिटी। एट 1 बार इट वाज दिस मच, एट 0.75 बार इट इज दिस मच। क्या ये बात समझ में आई? ग्रेट ग्रेट। सेकेंड देखो, सेम फंडा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब क्या दिया आपको? KH दिया बच्चों, KH दिया, कितना दिया है? 0.159 मोल पर लीटर पर बार। सॉल्युबिलिटी पूछा है एट प्रेशर ऑफ 130 mmHg। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, प्रेशर नॉर्मली किस में चाहिए अपने को? रिक्वायर्ड इन बार में चाहिए, ठीक है। प्रेशर कैसा चाहिए? बार, बियर बार में नहीं रे, बार, बैरोमीटर वाला बार, यूनिट। तो 130 mmHg में दिया हुआ है, mm/Hg कॉलम जो होता है मर्क्यूरी का, उसमें दिया हुआ है। उसको पहला तो बार में कन्वर्ट करने का, कैसा करने का? बहुत सिंपल है, 130 mmHg जो आपको दिया हुआ है उसको डिवाइड बाय 760 इंटू 1.013 करना है। क्योंकि सर ये थोड़ा बाउंसर है, बहुत बच्चों को ये बाउंसर है, सुनना ध्यान से। पुराने टाइम में 1 ATM हमारा स्टैंडर्ड होता था, ये क्लियर है? पहले हम लोग 1 ATM को स्टैंडर्ड मानते थे। 1 ATM इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, पहले ये दिमाग में बिठा लो। 1 ATM इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो 130 मिलीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया है, उसको एटमॉस्फेयर में करना है तो पहले 760 से डिवाइड किया, ये क्लियर हुआ अभी? और एटमॉस्फेयर और बार का कन्वर्जन क्या है? 1.01। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर ऑफ Hg में करना है तो 760, और एटमॉस्फेयर को बार में करना है तो 1.013। क्या ये बात आपके भेजे में गई? मुझे बोलना हाँ कि ना। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन हैं, ये हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये हम स्टैंडर्ड कन्वर्जन याद कर रहे हैं। क्या देख लेना, ध्यान से समझ लेना, फिर से बता दें। 1 ATM is 760 mmHg and this 1 ATM is also 1.013 bar. Clear? Which means if I just apply these conversions, I will get the value of the pressure, the conversion as 0.173. So solubility will be obviously KH into P, that is, I hope ये क्लियर हुआ होगा सब। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। क्लास 12 का ये पहला ऑफिशियल टॉपिक है आपका, ठीक है। तो क्लास 12 की आप एक प्रॉपर नई अच्छी फ्रेश नोटबुक बनाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। कैसे नोट्स प्रॉपर बनाएंगे? सामने आपके है टेक्स्ट बुक, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये जो PDF आपके सामने आपको दिख रहा है विद द मार्किंग एंड एवरीथिंग, आई विल अपलोड। पर जो आप मेरे साथ में लाइव अभी मार्किंग करते जा रहे हो अपनी टेक्स्ट बुक, वो तो आपके पास है। तो हर लेक्चर के बाद जो जो चीजें आपने मार्क की उसको आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन लिखकर कंप्लीट रखेंगे बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बोर्ड्स का टॉपिक है, बहुत सीरियसली लेना है, और मुझे चाहिए कि आप सारे लोग 90+ कम से कम बोर्ड्स में लाएंगे केमिस्ट्री, कम से कम। दिस इज द मिनिमम आई एम सेइंग, ठीक है। जैसे जैसे हमारी तैयारी और बढ़ती जाएगी, वील मूव क्लोजर टू 100 on 100, बट आई वांट यू ऑल टू बी दैट थॉरली प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल, आज हमने जो जो पार्ट्स कवर किए
तो हमने स्टार्टिंग बेसिक से कवर किया, तो आप लिटरली अपने बुक में हेडिंग डालोगे सॉल्यूशंस चैप्टर का, जितने डेफिनेशन हम लाइन बाय लाइन जो जो हमने मार्क किया। अच्छा हाँ, मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस हेटेरोजेनस होता है, डिफाइन, टाइप्स, एग्जाम्पल। फिर जो प्रॉब्लम हमने मार्क की सॉल्व्ड वाली, वो प्रॉब्लम भी आप सॉल्व्ड वाली 2.1 2.2 अपनी बुक में एज इट इज, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.1, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.2 पूरी रेडी करोगे अपने बुक में। आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव द बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। और जो सीईटी वाले बच्चे, जितना आप अभी इस पे मेहनत करोगे, इसको ढंग से बनाओगे, उतना ही आपका सीईटी का सिनॉप्सिस आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा रेडीमेड आपके दिमाग में छपा हुआ होगा। अब इसमें आप लोग गलती कहाँ करोगे मैं आपको बताता हूँ। स्पून फीडिंग की इतनी आदत हो चुकी है आपकी जनरेशन को कि आज सर ने बोला ठीक है, पहले दिन हमने सीरियसली लिया, सेकंड लेक्चर से हम भूल गए। अगर आपने 4 लेक्चर ऐसे बैकलॉग रखा तो 5वें में क्या होगा कि 5 बार का एक साथ लिखना पड़ेगा, फिर आप छोड़ दोगे, फिर आप नोट्स बनाना छोड़ दोगे। और ये आपके साथ होता है, आप मानो या मत मानो, 10th में भी हुआ होगा आपके साथ, 9th में भी हुआ होगा, स्कूल में डेफिनेटली हुआ होगा। पहले 2 दिन आप बहुत एंथू होते हो, बाद में छोड़ देते हो। तो अगर कंसिस्टेंटली आप नहीं करोगे, मैं थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगा, मैं एक लेक्चर में कितने 3 पेज 4 पेज, उससे ज़्यादा तो कराता नहीं, 5 पेज बहुत हो गया, तो वो आप आज का आज 1 घंटा बैठ के लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। या फिर आप 4 चैप्टर का एक साथ लिखने बैठोगे, फिर आपके आंसू निकल जाएंगे। तो चॉइस आपकी है बच्चों। मेरा आपको ये एडवाइस है कि आप सब कुछ रेगुलरली करो। एज सून एज द चैप्टर फिनिशेस आई विल मेक श्योर दैट द पीडीएफ इज अपलोडेड चैप्टर वाइज। आपने खुद देखा, मैंने पहले टेक्स्ट बुक को एक साथ रखा था, बट अब मैं आपके लिए पर चैप्टर सेग्रीगेट करके बना रहा हूँ पीडीएफ, आपके सामने बनाया मैंने अभी, राइट। तो अपनी तरफ से मैं 101% एफर्ट लूंगा आपके लिए, बट मुझे आपकी तरफ से भी वो एफर्ट देखना है। क्या आप लोग वो देंगे बच्चों? यस, सो दैट वी कैन बी श्योर कि हमारा केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन है वो एकदम टू द पॉइंट, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं, कम मेहनत और अच्छे रिजल्ट, सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यहाँ पर हम ये करते हैं जी।